हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। ना इस वीडियो में मैं आप सबको एडवांस मशीन डिजाइन का एमसीक्यू बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे लेक्चर सीरीज का दूसरा है। पहले वाले में मैंने आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू करवा दिए हैं ऑलरेडी, और यहाँ पे मैं आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू कराऊंगा। ओके, और साथ ही साथ इसका थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट भी बताऊंगा, बिकॉज एमसीक्यू से बताना से ही आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपको कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता। ओके, और आने वाले लेक्चर्स में मैं हो सकेगा तो मशीनिंग प्रोसेस का भी एमसीक्यू लेके आऊँगा, और मशीन डिज़ाइन एंड आरएसी का उसका सीरीज मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर ही दिया। ठीक है, तो अब अगर आप मैकेनिकल स्टूडेंट हैं तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर वरी ना करें। मैं ऑलमोस्ट इतना मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा कि आप 60% मार्क्स जो है डेफिनेटली कर पाओगे 100% श्योरिटी के साथ। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैं बताऊँगा वही क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर अब तक आपने एमएस ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोज अपलोड करता रहूँगा, जो कि डेफिनेटली आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए भी बेनिफिशियल होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब द एमएस ट्यूटोरियल। ओके, तो अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एमसीक्यू बताने के पहले ये इसका थ्योरी बताता हूँ। जैसे फर्स्ट जो हमारा है कि लिमिट स्टेट डिजाइन। ठीक है, लिमिट डिजाइन जो एनालिसिस है, इसका एक मेथड आता है लिमिट स्टेट डिजाइन करके। ओके, तो इसमें हमें सिंपली करना क्या है, जैसे ये एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर में देख लो बहुत सारे पार्ट्स है। एक पार्ट्स हमारा ये है, ये है, ये है और ये है, इतने सारे पार्ट्स है। ठीक है, तो लिमिट स्टेट डिजाइन क्या कहता है, इसमें हम सभी पार्ट्स का डिजाइन का जो अल्टीमेट होता है वो निकालते हैं, और साथ ही साथ इसका सर्विसेबिलिटी। ओके, ये सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है। सर्विसेबिलिटी मतलब हम अपना कुछ ना कुछ क्राइटेरिया फिक्स करते हैं कि कितना डैमेज होगा तो तब जाके जो है हम इसका सर्विस स्टार्ट करेंगे। जैसे सर्विसेबिलिटी के लिए हम क्राइटेरिया मान लो डिफ्लेक्शन का देखते हैं। ओके, और या तो फिर क्रैकिंग का देखते हैं, कहाँ पे क्रैकिंग हो रहा है, या तो फिर वाइब्रेशन का देखते हैं कि क्या वाइब्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना वाइब्रेशन, क्या इम्पैक्ट है, या तो फिर फ्री रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस वहाँ पे स्टीफनेस की वजह से डिलीवर होता है, उसका हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी इसके कंपोनेंट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स, बड़े बड़े मशीन्स के या तो फिर बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के, उसका कंडीशन पता करने के लिए उसका सर्विसेबिलिटी, उसको प्रॉपर सर्विस जिसको मान लो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट जो है आपका ख़राब हो गया। ठीक है, तो इसको कब क्या सर्विस देना है। जैसे मान लिया हमने इसका जो है कुछ डिफ्लेक्शन फिक्स कर दिया कि जैसे मान लो इसका 0.05 mm डिफ्लेक्शन हमने इस बीम का फिक्स कर दिया। ओके, तो अगर ये इससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा तो जब तब जाके हम सिर्फ और सिर्फ इस कंपोनेंट को सर्विसिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो सर्विसिबिलिटी फैक्टर में हम यही पता करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारा कंपोनेंट है उसका जो फेलियर कंडीशन, अप टू द फेलियर कंडीशन हमने डिसाइड किया है, उसके बेसिस पे हम उसको सर्विसिंग टाइम टू टाइम करते रहें, ताकि हमारा जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल हो सके। ओके, और लिमिट स्टेट कंडीशन के भी थ्रू हम डिज़ाइन करते हैं। लिमिट स्टेट कंडीशन के थ्रू जो हमारा क्राइटेरिया होता है वो हमारा फ्लेक्सर का होता है। फ्लेक्सर बोले तो बेंडिंग। ओके, और साथ ही साथ का कोरेजन का होता है। ठीक है, ये टेंशन का भी होता है एंड कंप्रेशन का भी होता है, टॉर्जन का भी होता है। ठीक है, तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं लिमिट स्टेट कंडीशन के। तो इसमें आप दो ही ध्यान रखो कि लिमिट स्टेट कंडीशन में एक हमारा फाइनल फ्रैक्चर वाला होता है और एक हमारा सर्विसिबिलिटी के लिए। तो सर्विसिबिलिटी के लिए जो डिज़ाइन करते हैं उसमें हम क्राइटेरिया डिफ्लेक्शन रखते हैं, क्रैकिंग रखते हैं, वाइब्रेशन रखते हैं, फ्री रेजिस्टेंस रखते हैं, और जो फाइनल अल्टीमेट डिज़ाइन होता है किसी भी कंपोनेंट का, उसके लिए हम बेंडिंग, कंप्रेशन, टेंशन, टॉर्जन, जो भी फेलियर होने वाली चीज़ें हैं उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो होप ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको इसमें जो है थोड़ा सा बताता हूँ अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के बारे में। जैसे इसमें दिया हुआ है कि अनसिमेट्रिकल बेंडिंग का टॉपिक, और इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, जैसे सीयर सेंटर हो गया। सिर्फ इसका एक यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीयर सेंटर और अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। ठीक है, बट अनसिमेट्रिकल बेंडिंग से पहले थोड़ा सा जो बेंडिंग का जो बेसिक्स होता है वो आपको जमा समझना पड़ेगा। जैसे मान लो ये आपका बीम हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये लोड लगा हुआ है और यहाँ पे ये लोड लगा हुआ है,
और एक बीच में आपने लोड लगा लिया 5 किलो न्यूटन। ओके, तो अगर आपको ये पता करना, और ये बीम का जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन मतलब अगर आप बीम को इधर से देखोगे, ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शन मान लो हमने यहाँ पे ये वाला दे दिया क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पे आपको रिएक्शन निकाल सकते हो। और इस लोड की वजह से इसके क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, शियर फोर्स होगा, बेंडिंग फोर्स होगा, बेंडिंग मोमेंट होगा, ठीक है, शियर स्ट्रेस होगा। तो ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता होगा तो ये चैप्टर समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब कुछ मैं डील करूंगा अभी, जस्ट 2 मिनट में मैं करूंगा। पहले थोड़ा सा ये आपको बता देता हूँ जो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए किसी भी बीम में। जैसे यहाँ पे ये बीम हुआ और इस बीम में जो शियर स्ट्रेस होगा उसका फॉर्मूला होता है आपको टी टॉ इक्वल टू बी एक्स ए वाई बार अपॉन आई इंटू बी, ठीक है। यहाँ पे आपका वी एक्स जो है ये शियर फोर्स होता है, और आपका ये एरिया होता है, एंड ये आपका वाई बार, जैसे यहाँ पे एक फिगर मैं बना के समझा देता हूँ। ये आपका हो गया, और ये मान लो हम यहाँ पे शियर स्ट्रेस निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका जो वाई बार होगा, इसका जो सेंट्रॉइड होगा, इसके बीच का डिस्टेंस ये वाई बार होगा, एंड ये आपका टोटल कंप्लीट इसका विड्थ होगा। और जो आपका आई है, आई क्या होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। एंड एरिया आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट का, ये वाला कंप्लीट पार्ट का एरिया। तो इस तरह से आप जो है किसी भी बीम का शियर स्ट्रेस निकाल सकते हो। ये वाला इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो ये आप याद रखें। और दूसरा, आप ये थोड़ा एक इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में जो है रिलेशन याद रखना है। ओके, E इक्वल टू 2G+1 म्यू होता है, और इसी को अगर K में करो तो 3K+1 - 2 म्यू होता है, एंड इन सब के इक्वल टू आप 9 kg/3K+G ये भी लिख सकते हो। तो ये जो तीनों वाला है, ये तीनों आपको अच्छे से याद करना है। इस पे क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, या तो फिर सिंपल 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये रिलेशन भी पूछा जाता है। तो ये वाला डेफिनेटली भी याद करें, ठीक है। आप बस मार्क कर लो, मैं जो बता रहा हूँ ये आने वाले क्वेश्चन है और ये आएंगे ही। मैं चाहूँ तो इसी क्वेश्चन का जो है ऑब्जेक्टिव बना के ऑप्शन में दे सकता हूँ। तो दैट्स वाई मैं बस यहाँ पे बता रहा हूँ, वो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और नेक्स्ट जो है आपको बेंडिंग इक्वेशन के भी बारे में होना चाहिए पता। बेंडिंग इक्वेशन से भी इसमें जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। इक्वेशन, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल होता है आपका सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर। ओके, अब देखो सिग्मा क्या होता है, ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस होता है। वाई क्या होता है, फाइबर से। इसका मैं फिगर बना के समझा देता हूँ। ये आपका कोई बीम है, इसको मान लो लोड लगा है तो ये कंप्रेशन में है। ओके, ये उस बीम का न्यूट्रल एक्सिस होगा, ठीक है। और ये सबसे उसका आउटर फाइबर होगा वाई, ठीक है। और इसी बीम को, ये जो बेंडिंग हुआ वो बेंडिंग कैसे हुआ होगा, जैसे ये वाला बीम है और यहाँ पे अगर नीचे से लोड लगाया होगा तभी जाके ये बेंडिंग हुआ होगा। तो इस लोड की वजह से जो है इस बीम पे जो मोमेंट आता है, मतलब इस दोनों एंड के अबाउट जो मोमेंट आया मैक्सिमम, वो ये वाला मोमेंट है। इसको बोलते हैं क्या, बेंडिंग मोमेंट। और ये आपका ई जो क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या तो यंग्स मॉडुलस भी बोल सकते हो। और ये आपका क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर कौन सा होगा, ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये आर आपका ये वाला हो गया। और आई क्या हो जाता है, आई आपका इस क्रॉस सेक्शन का, ये क्रॉस सेक्शन अगर इस टाइप का होगा तो इसका जो है बेंडिंग एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ पे बेंडिंग एक्सिस जो होगा जेड एक्सिस होगा ये वाला, तो इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आपका बेंडिंग इक्वेशन, ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये वाला टर्म जो है रिमेंबर रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए रिमेम्बरिंग पॉइंट है, अगर ये सिंपल सा ये कोई रेक्टेंगुलर बार है, ठीक है, इसका अगर आपको टाउ निकालना हो, शियर स्ट्रेस, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 6Vx/BHQ, और ये H² - 4 अप एंड Y², ये आपका होता है शियर स्ट्रेस का। H क्या है आपका, H इसका हाइट है, ठीक है।
बी आपका ये लेंथ है, और भी एक्स क्या है, भी एक्स आपका शियर फोर्स है, शियर फोर्स है, और ये क्या है, शियर स्ट्रेस। एंड नेक्स्ट आपको इसी फार्मूला पे बेस थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर कोई सेक्शन लेंगे और उसमें अगर आप शियर स्ट्रेस को दिखाओगे तो उसका जो शियर स्ट्रेस होता है उसका जो शेप होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। मतलब आउटर वाले यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस होगा वो जीरो होगा और यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ये बात ध्यान रखना। तो शियर स्ट्रेस ऑलवेज इस तरह से होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन का। जैसे अगर आपका ये आई सेक्शन हुआ, ये वाला जो है बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये वाला बस ध्यान रखना कि आई सेक्शन का कैसे होता है। आई सेक्शन का अगर आप बनाने जाओगे तो उसका यहाँ पे देखो विड्थ सबसे ज़्यादा, तो इसका मतलब यहाँ पे कम, विड्थ यहाँ पे कम, तो फिर यहाँ पे बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे ये देखो बी वाला टर्म नीचे है, अगर ये नीचे वाला ज़्यादा होगा तो ओवरऑल आपका रिड्यूस होगा, अगर ये नीचे वाला ज़्यादा होगा तो ओवरऑल आपका जो है इंक्रीज का, मतलब जस्ट अपोजिट होता है। तो विड्थ जहाँ पे जितना कम वहाँ का शियर स्ट्रेस उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे का विड्थ कम तो यहाँ पे सडन शियर स्ट्रेस आपका बढ़ जाएगा। ये यहाँ पे आ गए। फिर उसके बाद यहाँ पे विड्थ जो है क्या है आपका बढ़ रहा है, तो इसका मतलब फिर से डिक्रीज करेगा और ये ऐसे मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका शियर स्ट्रेस का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन में। और नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि आपको एवरेज शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ये वाला जो मैंने फार्मूला बताया कि वी एक्स अपॉन ए वाई बार अपॉन आई बी, ठीक है, इससे जो निकलता है टॉ जो भी निकलेगा वो टॉ मैक्सिमम आएगा। ओके, और कभी कभी हम ये बड़ा वाला फार्मूला यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस बड़े वाले फार्मूला के वजह में हम एक छोटा वाला फार्मूला, जैसे इसका डायमीटर डी है और इसमें आप फोर्स पी लगा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसका जो है स्ट्रेस निकाल सकते हो। अगर यहाँ से आपका स्ट्रेस पी अपॉन पाई बाय 4d², ठीक है, पी बाय ए सिंपल हुआ, तो ये जो इस तरह से जो स्ट्रेस आता है इसको एवरेज स्ट्रेस बोलते हैं, ये एवरेज स्ट्रेस है आपका, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है टॉ मैक्स इक्वल टू 1.5 इंटू टॉ एवरेज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज होता है, ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। ये होता है किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ ये इस वाले क्रॉस सेक्शन के लिए होता है। ओके, अगर आपका क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर हो या तो फिर इस टाइप का हो तो उसके लिए टॉ मैक्स इक्वल टू 4/3 हो जाएगा आपका इंटू टॉ एवरेज, ठीक है। यहाँ पे ये 3/2 है और ये 4/3, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये 1.33। तो ये दो आप याद रखना। अब जो है हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, बस इतना आपको जो है दिमाग में रखना है। ना देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन, अभी थोड़ा देर मैंने आपको शियर स्ट्रेस जो है वो ड्रॉ करके बताया, और बताया था कि जहाँ पे विड्थ कम रहेगा वहाँ पे शियर स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, और जहाँ पे विड्थ ज़्यादा होगा वहाँ पे कम होगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला विड्थ क्या है, कम है एज कम्पेयर टू इस विड्थ से, ठीक है। तो यानी यहाँ से जो शियर स्ट्रेस स्टार्ट होगा वो हमारा बहुत ज़्यादा होगा, ये बहुत ज़्यादा होगा, और जैसे ही इसके लेवल पे आएगा यहाँ पे शियर स्ट्रेस जो है डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, और फिर जो है वो ऐसे करके मैच करेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो है वो आपका डी होगा। बस ध्यान रखना कि जहाँ पे विड्थ कम होगा वहाँ पे शियर स्ट्रेस ज़्यादा होगा। उसी तरह आप ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी आपको ड्रॉ करना है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए हॉलो पाइप। होलो पाइप आपका कैसा था, और वो भी यहाँ पे बोला रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, यानी ये इस टाइप का पाइप होगा आपका, ये होलो पाइप हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, विड्थ ज़्यादा है और यहाँ पे क्या है, विड्थ कम है इन दोनों साइड में। ओके, तो उस हिसाब से देखो ज़्यादा विड्थ मतलब कम, तो कम शियर स्ट्रेस इन दोनों साइड जो होगा, कम शियर स्ट्रेस जो होगा और बीच में ज़्यादा होगा। ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये वाला। दोनों साइड देखो यहाँ पे कम स्ट्रेस है, जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा शियर स्ट्रेस सडनली बढ़ेगा और फिर से ये डिक्रीज होगा इस पॉइंट पे आके, और फिर से यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका शियर स्ट्रेस का हो गया ना। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें जो है आपको यहाँ पे भी शियर स्ट्रेस निकालने के लिए बोला गया है। तो शियर स्ट्रेस निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला जो है, आपको सबसे पहले मैक्सिमम पूछा गया है तो मैक्सिमम का वही वाला रिलेशन लगाओ, टी मैक्स इक्वल जो होता है 3/2 अपॉन टी एवरेज होता है, ठीक है। और टाउ एवरेज यहाँ पे कहाँ से आएगा, आपको सीधा यहाँ पे देखो मैक्सिमम शियर फोर्स निकाल दो, ये आपका W है, तो इस पे जो रिएक्शन होगा आपका W/4 होगा, और यहाँ पे जो रिएक्शन होगा 3W/4 होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम रिएक्शन जो आपका शियर फोर्स होगा वो इतना होगा 3W/4। तो यहाँ से जो आपका मैक्सिमम आ जाएगा
ये आपका एवरेज हुआ, ठीक है। यहाँ से मैक्सिमम आपका 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 9W/8 हो जाएगा। ये आपका फोर्स हुआ, और आप एरिया से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से आपका स्ट्रेस आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन देख लो, 9W/8A², ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्योर शियर फोर्स ऑन ए बीम कॉज ऑफ। प्योर शियर फोर्स किसी भी बीम में होता है तो वो किसके वजह से होता है? एक्सिस रोटेशन का होता है, बिना किसी प्लेन के रोटेशन के, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे ये आपका बीम है, तो इस बीम का जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सिस रोटेट करेगा। ये वाला जो एक्सिस है वो रोटेट, इसका प्लेन नहीं रोटेट करना चाहिए। अगर वो प्लेन रोटेट करेगा तो वो शियर फोर्स, प्योर शियर फोर्स नहीं होगा उसके केस में। नेक्स्ट है आपका, शियर स्ट्रेस इज काउज्ड बाय। शियर स्ट्रेस का जो मेन रीजन होता है वो क्या होता है आपका? वो ट्रांसवर्स शियर और टॉर्सनल मोमेंट की वजह से होता है। आपने जब वो टॉर्जन पढ़ा होगा तो उसमें जो है आपने देखा होगा कि आप शियर स्ट्रेस निकालते थे इस तरह से, T/R करके टाउ अपॉन जे, इस तरह से फॉर्मूला करके आप निकालते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रेस निकलता है शियर स्ट्रेस निकालता है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस जो रीजन होता है, मेन रीजन जो होता है शियर स्ट्रेस का, वो ट्रांसवर्स शियर्स और टॉर्जनल मूवमेंट होता है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आप इसको जितना मार्क करना चाहो, 5 स्टार मार्क्स टाइप का ये क्वेश्चन है। शियर सेंटर, आई थिंक ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपने सिलेबस में डायरेक्टली ये है, डायरेक्टली ये आप शिवानी में भी देख सकते हो, डायरेक्टली आप इसके बारे में सिलेबस में भी देख सकते हो। ये क्वेश्चन तो 100% आएगा, और एक क्वेश्चन इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, शियर सेंटर वो होता क्या है। शियर सेंटर मैं पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे ये आपका बीम हो गया, ठीक है। तो इस बीम में देखो यहाँ पे लोड जो है लग रहा है किस तरह से, इस टाइप का लग रहा है, ऊपर से वर्टिकल लोड लग रहा है, ठीक है। अगर यही वाला लोड आपको इस डायरेक्शन में लगे तो उस केस में जो होगा ये बीम अनबैलेंस्ड होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट निकालते हैं जिस पॉइंट पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो पूरा जो अनबैलेंस फोर्स है इसके वजह से जो टॉर्जन मूवमेंट है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, टॉर्जन मूवमेंट इसको नेग्लिफाई कर दे, ठीक है। और सिर्फ प्योर शियर रहे। तो वैसा पॉइंट आपको सर्च करना होता है, उस पॉइंट को जो है शियर पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे बैलेंस्ड शियर फोर्स, जितने भी आपका इस बॉडी में शियर फोर्स है उन सब का जो है एक इक्विलिब्रियम शियर फोर्स निकाल के इस पॉइंट पे लगाना रहता है, ताकि आपका बॉडी में जितना भी टॉर्जनल मूवमेंट है वो सभी खत्म हो जाए। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्शन मिला दो, ऑप्शन आपका हो जाएगा, एट पॉइंट थ्रू विच द रिजल्टेंट ऑफ द शियर स्ट्रेसेस पासेस। नहीं, ये बात गलत है, पॉइंट रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस नहीं पास करता है, शियर स्ट्रेस का जो फ्लो होता है उसका रिजल्टेंट पास करता है। ये वाला ऑप्शन होगा आपका, पॉइंट थ्रू विच द रिजल्टेंट ऑफ द शियर फ्लो स्ट्रेसेस। अब शियर फ्लो क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपने आई सेक्शन का अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ये आपका आई सेक्शन हुआ, इसके केस में अगर आपको शियर फ्लो निकालने के लिए बोलेगा तो शियर का जो फ्लो होता है वो इस तरह से होता है, नीचे में कंप्रेसिव लगेगा और इस तरह से आपका शियर फोर्स बढ़ते जाएगा और इस तरह से आपका शियर फोर्स फ्लो होगा। तो इन सारे शियर फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो आपका इस डायरेक्शन में होगा, इन सारे शियर फ्लो का रिजल्टेंट होगा आपका इस डायरेक्शन में होगा, ये F1 ये F2, और ये वाला शियर फोर्स का इस डायरेक्शन में से शियर फोर्स होगा। तो इसको बोलते हैं शियर फोर्स का फ्लो होना, ठीक है। और ये जो ऑलवेज है हाई बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, हाई हाई बेंडिंग स्ट्रेस से लेके लो बेंडिंग स्ट्रेस तक होता है। लो यहाँ पे देख लो, इस फाइबर पे जितना ज़्यादा क्रिटिकल फाइव होगा वहाँ पे स्ट्रेस जो है आपका उतना ही ज़्यादा होगा, और इधर क्या होगा, स्ट्रेस लो होते जाएगा। तो हाई से लो की तरफ ये ऑलवेज फ्लो करता है। तो ये आपका शियर स्ट्रेस फ्लो होता है, इसी का जो इक्विवेलेंट है वो आपका किसी ना किसी शियर सेंटर को डिनोटेट करता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड जो शियर स्ट्रेस जो शियर सेंटर इन स्टैंडर्ड रोल्ड चैनल सेक्शन। रोल्ड चैनल सेक्शन में जो शियर सेंटर होता है वो क्या होता है? रोल्ड चैनल सेक्शन किसको बोलते हैं? इस टाइप का ये आपका चैनल होता है, और इसी को अगर इस टाइप का बना दिया जाए तो इसको रोल्ड चैनल सेक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो बॉडी होता है, बीम होता है, उसका शियर सेंटर जो होता है आपका हॉरिजेंटल लाइन पासिंग थ्रू अवे फ्रॉम सीजी बियॉन्ड द वेव, ठीक है, वेव के ही पास होता है, बट उसका हॉरिजेंटल लाइन जो है वो सीजी से थोड़ा दूर होता है वेव के पास, ठीक है। तो ये बस याद रखने वाला है कि इसको याद रखना है, बट शियर सेंटर के बारे में आपको 100% श्योर याद रखना है। और मैं आपको दो फार्मूला बताता हूँ शियर सेंटर का, इस पे या तो न्यूमेरिकल आपका आ जाएगा या तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। 100% बस आप इसको याद रखना शियर सेंटर का।
दो फॉर्मूला जिस पे अभी तक क्वेश्चन आरजीपीवी में भी पूछा गया और हर जगह जो है ऑलमोस्ट उसी दोनों पे पूछा जाता है। एक तो आपका आई सेक्शन हो जाता है और एक आपका सी सेक्शन आता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आई सेक्शन बना देता हूँ, ये आपका आई सेक्शन हो गया। और ये बात ध्यान रखना, शियर सेंटर का जो जरूरत पड़ता है हमें अनसिमेट्रिकल के केस में ही पड़ता है, ठीक है। हमें सिमेट्रिकल वाले के केस में शियर सेंटर का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये आपका आई सेक्शन हो गया, ठीक है। इसका यहाँ से यहाँ तक विड्थ जो है ये B1 होगा, ये आपका B2 होगा। इसको अपन T1 मान लेते हैं और इसको T2 मान लेते हैं। इसका ये थिकनेस, ओके, और इसका जो है ये वाला थिकनेस। अच्छा, एक और बात, इसको जो है हम फ्लेंज बोलते हैं, ठीक है, और इसको वेव बोलते हैं। ये वाला टेक्निकल टर्म जो है आपको न्यूमेरिकल में यूज होता है, डायरेक्ट आपको नहीं पता कि फ्लेंज और वेव का थिकनेस दे देगा, तो आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन सा फ्लेंज है और कौन सा वेव है, ठीक है। और इसका जो है ये सेंटर ऑफ एक्सिस हो गया एंड ये आप उसका आई एक्सेस हुआ। तो शियर सेंटर का जो फॉर्मूला होता है आपको, शियर सेंटर ऑफ आई सेक्शन, ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखो, T1 एच स्क्वायर B2 माइनस B1 का ये यहाँ पे स्क्वायर दे दो और नीचे में हो जाएगा आपका 4IXX, ठीक है। ये फॉर्मूला आप देखो, एच क्या है यहाँ पे, एच इस पॉइंट और इस दोनों लेवल के बीच का है हाइट। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से, जो बी है आपका B2 इन दोनों के बीच का है, ये बीच में जो लाइन होगा दोनों के मिडल से जहाँ पे कि सिमेट्री होगा उन दोनों के बीच का ये B1 हुआ, और ये B2, सॉरी ये B2 और B1 और ये H इसके बीच का, इस लाइन के बीच का, ठीक है। और आई एक्सेस आपका इस एक्सिस के अबाउट आई, ठीक है। तो ये आपका आई सेक्शन का आपका निकालना हो तो आप इस तरह से निकालोगे। अगर यही आपका सी सेक्शन आ गया, जैसे कि इस टाइप का सेक्शन, इस टाइप का सेक्शन आएगा, तो सबसे पहले तो इसका सिमेट्री लाइन एक यहाँ से ड्रा करोगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये आपका यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसको B, और इस वाले का थिकनेस क्या होगा, इसका T1 मान लो, इसका T2 मान लो, कुछ भी थिकनेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्लेंज होगा वो हमारा फ्लेंज क्या होगा, ये वाला हमारा फ्लेंज होगा, ठीक है, और ये वाला हमारा वेव होगा। तो इनका जो शियर सेंटर का फॉर्मूला होता है 3B/6 प्लस AW अपॉन AE, सॉरी AF होता है, ठीक है। AW क्या है, एरिया ऑफ वेव, मतलब इस वाले पार्ट का एरिया, और AF क्या है, फ्लेंज, इस वाले पार्ट का एरिया। तो ये दो फार्मूला बस याद रखना है आपको। पहले वाले का आपका T1 H स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस B1, इन दोनों में से देखो यहाँ पे अनसिमेट्री है, दैट्स वाई यहाँ पे B2 माइनस B1, ये कभी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अगर ये इक्वल होगा तो शियर सेंटर की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सिमेट्री का केस हो जाएगा। तो बस ये दोनों फॉर्मूला शियर सेंटर का याद रखना, इसी पे सारे क्वेश्चन जो आए, इससे ज्यादा नहीं आएगा। नेक्स्ट है द मॉड्यूलस रेशियो ऑफ द मटेरियल यूज इन फ्लिस्ट स्टैंड रेशियो अलाउड। उसके लिए यहाँ पे 4 डिफरेंट मटेरियल का यहाँ पे बीम दिया हुआ है, ठीक है। और आपको ये पता करना है कि किस पे कितना ज़्यादा, कौन कितना ज़्यादा लोड कैरी कर सकता है। तो सिंपल सा बात है, अगर बीम है और लोड कैरी करने का बात है तो आप सबसे पहले देख लो कि कौन कितना ज़्यादा जो है सेक्शन मॉड्यूलस कैरी करता है। सेक्शन मॉड्यूलस क्या होता है आपका, आई अपॉन वाई होता है, सिंपल, ठीक है। तो दूर दूर जिस वाले सेक्शन में मटेरियल ज़्यादा होगा, इस वाले मटेरियल में देखो ये न्यूट्रल एक्सेस ये वाला हुआ, ठीक है। इससे दूर मटेरियल क्या है, इस पे यहाँ पे भी तो मटेरियल है, ठीक है। एज कम्पेयर टू दिस, यहाँ पे देखो मटेरियल दूर दूर यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो जिस बीम क्रॉस सेक्शन के इसमें दूर दूर ज़्यादा मटेरियल होगा वो वाला सबसे बेस्ट होगा। तो सेकंड वाला सबसे बेस्ट होगा, इसमें भी नज़दीक है और इसमें सिर्फ एक ही पार्ट में है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो बेस्ट ऑप्शन होगा बीम क्रॉस सेक्शन का वो ये वाला होगा, बिकॉज उसका सेक्शन मॉड्यूलस जो अगर निकालोगे तो वो सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे सेक्शन बनाया गया और उसमें पूछा गया कि द मेन रोल ऑफ स्टील प्लेट प्लेस्ड बिटवीन द टू टिम्बर सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो बीच में प्लेट रखा हुआ है इसका क्या रोल है, तो सिंपल सा बात है, जब हम यहाँ पे होल रहता है और जो प्लेट रखते हैं उसका काम जो है, जो यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है, जो शियर स्ट्रेस लग रहा है उनको जो है डिक्रीज करना होता है, ठीक है। तो बेंडिंग रेजिस्टेंस जो है उसको बढ़ाना होगा, तभी जाके वहाँ पे जो है डिक्रीज होगा बेंडिंग। और साथ ही साथ अगर बेंडिंग रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो शियर स्ट्रेस जो है अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री ही होता है, जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस जितना ज़्यादा होगा शियर स्ट्रेस उतना ही ज़्यादा होगा। बेंडिंग स्ट्रेस आपका सिंपली यहाँ पे हर फाइबर के बीच में होता है, ठीक है।
और जो आपका शियर स्ट्रेस है वो भी आपका इन्हीं इसके क्रॉस सेक्शन में होता है, ठीक है? तो जिस फाइबर में जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उसके क्रॉस सेक्शन में भी होगा। तो बेंडिंग रेजिस्टेंस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली उसका इन शियर स्ट्रेस जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे पूछ रहा है शियर स्ट्रेस ऑफ द नेचुरल एक्सिस ऑफ बीम ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन क्रॉस सेक्शन विथ बेस 30 सेंटीमीटर, इसका बेस जो है 30 सेंटीमीटर है और इसका हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है। सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है आपका 10 किलो न्यूटन। ठीक है, तो सिंपल सा आप शियर फोर्स दिया हुआ है तो एरिया से डिवाइड कर दो, एरिया आपका हो जाएगा हाफ इंटू 10 गुना 30। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, टाउ एवरेज आ गया है, ठीक है। तो टाउ एवरेज आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो सिंपल सा वो वाला फॉर्मूला लगा दो कि टाउ मैक्स जो है वो 4/3 इंटू टाउ एवरेज होता है, ठीक है, वहां से आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है आई बीम फ्लेंज, जिसका यहाँ पे दिया हुआ साइज इतना, वेव का आपका दिया हुआ है सब्जेक्टेड टू सेक्शन बेंडिंग मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस एट अ पॉइंट 20 मीटर अबव द नेचुरल एक्सेस, ठीक है। ये आपका कंप्लीट न्यूमेरिकल है, ये आपका 4 से लेके 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो इस वाले न्यूमेरिकल को जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर एक बनाऊंगा जिसपे मैं सिर्फ और सिर्फ इसका 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। एक आपका जो है 2 आपका शियर सेंटर का न्यूमेरिकल होगा और एक आपका ये बीम का अनसिमेट्रिकल बीम का होगा। 3 न्यूमेरिकल में आपका ये पूरा चैप्टर में कवर कर दूँगा और ये फिनिश भी हो जाएगा और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन वालों के लिए होगा, ठीक है? जिनको 5 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में इंटरेस्टेड है, उनके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं शियर सेंटर का क्वेश्चन बताऊँगा और अनसिमेट्रिकल लोडिंग का, बस उन्हीं में से आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ये चैप्टर में बस आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ना है शियर सेंटर, उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना थ्योरी, और उसके बाद अनसिमेट्रिकल बेंडिंग एंड लिमिट स्टेट मेथड। बस ये 3 चीज़ पे क्वेश्चन आएगा, दैट्स इट। तो ये वाला चैप्टर आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मेंशन करें, आई विल ट्राई टू सॉल्व आउट। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।